आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। राइट, ओके। तो रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? वो करंट को रोकने का काम करते हैं। राइट, अपोज करें करंट को रोकने के लिए। तो देखो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है। देखो तो जैसे अगर हम यहाँ पर एक कंडक्टर ले रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। एक कंडक्टर क्या है? ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ हमने कम लिया है। दूसरा और एक कंडक्टर लिया है सेम मटेरियल का, दोनों का वॉल्यूम सेम है बट अभी के इसका लेंथ को हमने बढ़ा दिया। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा है और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। ये लेंथ है, लेंथ जो है यहाँ पर कम है बट यहाँ पर लेंथ बहुत ज्यादा है। अब इसमें दोनों कंडक्टर है, दोनों कंडक्टिंग मटेरियल से बना है, सेम कंडक्टिंग मटेरियल से। अब कौन ज्यादा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को? तो सोचो, आप थोड़ा सोचो, अगर आपसे गेम खेला जाए। ओके, मान लो गेम में कंपटीशन लगा है तो मैं बोलूं कि चलो यहाँ से कुछ लोग इस पार जाओ, आप यहाँ से जाओ, और कुछ लोग यहाँ से जाओ, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं। पहले कौन पहुंच जाएंगे? तो आप बोलोगे सर इसमें, क्योंकि लेंथ कम है, जाने के लिए एरिया बहुत ज्यादा है। तो सेम करंट में वही होता है। करंट में जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो इजीली करंट पास हो जाएगा। बट जैसे ही उसका लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ती क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट फ्लो कम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ओके, ये रेजिस्टेंस अगर यहां पर कम हो रहा है इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है। एक दूसरे का देखो ऑपोजिट साइन है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा कम। एक दूसरे का ऑपोजिट दिख रहा है। राइट, बट लेंथ की बात करें तो रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब लेंथ बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस कब कम होगा, जब लेंथ कम होगा। ओके, तो देखो इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है कि ये जो है एक दूसरे का ऑपोजिट है और ये दोनों सेम है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ का। लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगा रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, बट ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसका, एरिया का। क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन आ गया, ये 1 है। ओके, तो इन दोनों से हमें कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है, ये जो दोनों फॉर्मूला को अगर हम ऐड कर दें तो ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन L के साथ है, बस इनवर्सली प्रोपोर्शन A के साथ है। ये एक फॉर्मूला मिला है। अब मेटल के लिए, अगर ये मेटल है, कंडक्टर है, तो इस प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट जो हर मेटल का फिक्स होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रो, इसका सिंबल क्या है, इसको रो बोलते हैं। राइट, रो इनटू क्या हो गया, L अपॉन A। तो ये होता है फॉर्मूला। ये सारे मेटल्स का ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, वो फिक्स रहते हैं। तो क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो सभी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है। राइट, तो ये अपना आ गया रेजिस्टिविटी का। ओके, दैट मींस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब चाहो तो रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। जैसे ये R इक्वल टू रो L बाय A है, आपको रो फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये R ऊपर चला गया, A नीचे चला गया, L इक्वल टू क्या आ गया, रो। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये है रिलेशन रेजिस्टिविटी एंड इसमें रेजिस्टेंस का। ओके, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को क्या करना, हमें कंबाइन करना है। तो 2 टाइप से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल। तो फर्स्ट क्या देखेंगे हम, सीरीज में। तो देखो आपको पता है कि रेजिस्टर का जो सिंबल है कुछ ऐसा है। ओके, ये कुछ रेजिस्टर है। राइट, अब इस सर्किट में हमने यहां चलो लगा दिया, ये बैटरी लगा दिया। अब इसमें की लगाना है, चलो यहाँ पर की लगा दो, लगाना है तो लगा दो, हो गया एक की।
अब जैसे ही ये पॉजिटिव है नेगेटिव, अब देखो रेजिस्टर है, ये कौन सा है, मान लो R1, ये इसको ले लो R2, इसको ले लो R3, राइट। करंट, यहाँ पर करंट कितना है, ये I करंट जा रहा है, तो सब में करंट तो सेम ही, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट तो सेम रहेगा। बट यहाँ पर देखो जैसे आप स्विच को ऑन करोगे तो यहाँ पर एक पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल। तो यहां से यहाँ पर एक पोटेंशियल क्या मिलेगा, V1, ओके। यहां से यहाँ पर एक पोटेंशियल क्या मिलेगा, V2, और यहां से यहाँ पे पोटेंशियल क्या मिलेगा, V3, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में ही मिलता है हमें पोटेंशियल। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक पॉइंट दिख रहा है, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, ओके। क्योंकि ये पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव जितना बनेगा उतना हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल है वो किसकी इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3 का, ओके। अब चलो यहाँ पर कितना है हम देखते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I R, ओके, ये था ओम्स लॉ, ठीक। अब इसी इक्वेशन का अगर यूज करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल, ये क्या है V1, I कितना है, I तो सब में सेम है, तो I1, यहाँ पर R कितना है, R1 है, ओके। देन यहाँ पर आ जाओ, पोटेंशियल कितना है, V2 है, ओके। करंट सेम है तो I का I, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, ये R2, अब इसमें आ जाओ, पोटेंशियल कितना है, V3, I तो सेम है, रेजिस्टेंस R3 है, ओके। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हर एक जगह पर पोटेंशियल कितना है आपने निकाल लिया। अब देखो नेट पोटेंशियल कितना है, टोटल जो पोटेंशियल होगा वो इन सारे पोटेंशियल को प्लस करोगे तभी आएगा। तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इन सारे वैल्यूज को पुट कर दो, V1 के जगह I R1 प्लस V2 के जगह I R2 प्लस V3 के जगह I R3। तो इस सब में देखो I कॉमन है, तो I निकाल दो, कॉमन आउट क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। ये क्या आ गया, V का वैल्यू। कौन सा इक्वेशन ले लो, सेकेंड इक्वेशन। अब अगर कंपैरिजन करोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में, देखो V और V इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, तो ये क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से इन दोनों पार्ट इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर दो, ये हो जाएगा I R इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो ये R इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमें क्या करना है, जब हमें सीरीज में क्या दिया होगा, रेजिस्टेंस, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जितना भी रेजिस्टेंस होगा उन सारे रेजिस्टेंस को हमें ऐड करना होगा, जितना भी रेजिस्टेंस दिया होगा। अगर वो कैसे थे, सीरीज में एक के बाद एक है, हम सबको प्लस करेंगे तो टोटल कितना रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये अगर एक बैटरी है, यहाँ पर एक की है, तो एक ही पॉइंट से क्या होगा, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा होगा। मान लो यहाँ पर कुछ लगा है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक लगा है रेजिस्टेंस, मान लो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर कुछ लगा है, 3 लगा है, ओके। तो कहा ये एक ही पॉइंट से है, ओके, एक ही पॉइंट है यहाँ पर 2, जहां पर क्या लगा है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये है R1, ये है R2, ये है R3। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये स्विच ऑन है, तो ये जब ऐसे करंट जाएगा, करंट क्या है I, अब यहाँ पर आने के बाद करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए। कौन कौन सा, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3। 3 पार्ट में क्या हो गया, करंट डिवाइड हो गया। अब देखो यहाँ 2 ही पॉइंट है, सबका इन दोनों पॉइंट का सेम है, तो मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल मिलने वाला ओनली क्या मिलेगा,
V, क्योंकि दो ही तो पॉइंट है, तीनों तो एक ही जगह से कनेक्ट है, इसका मतलब पोटेंशियल सिर्फ एक ही मिलेगा, ओनली V। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ है V इक्वल टू I R, बट यहाँ पर I तो डिवाइड हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो R को, तो ये I इक्वल टू क्या होगा? V बाई R। चलो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर I का वैल्यू यहाँ पर लगो रखो, I1 इक्वल टू पोटेंशियल सेम है तो V का वैल्यू सेम रख दो। R कितना है? फर्स्ट वाले में R1 है तो ये R1 कॉमा। अब आ जाओ सेकेंड वाले में, यहाँ पर कितना करंट गया? I2 करंट, यहाँ पर पोटेंशियल V है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है? R2 है तो ये आ गया R2 कॉमा। यहां पर कितना पोटेंशियल है? यहां पर कितना पोटेंशियल है? ओके, तो यहां पर ये जो करंट तो Y3 है, पोटेंशियल तो V है, रेजिस्टेंस तो R3 है। तो जहां पर जितना पोटेंशियल रेजिस्टेंस हमने एक पूरा एक के बाद एक लिख लिया। ओके, टोटल करंट कितना है? वो तो I है। I कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 1 2 3 पार्ट में। इसका मतलब है जो करंट है, अगर नेट करंट हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, अब क्या करो? I1 का वैल्यू I1 के जगह रखो तो ये V अपॉन R1 प्लस I2 का वैल्यू V अपॉन R2 प्लस V3 का V अपॉन R3। ओके, अब क्या करो? देखो इन तीनों में V कॉमन है तो V को कॉमन आउट करो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये किसके इक्वल है? करंट का, इक्वेशन 2। तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों में I कॉमन है, इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 I इक्वल है, I के जगह क्या लिख दो? V अपॉन R इक्वल टू V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से V क्या हो गया? कैंसर। तो यहाँ 1 बाई R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये अपना क्या है? इक्वेशन। मतलब अगर रेजिस्टेंस लगा है पैरेलल में तो पैरेलल में लगाए तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना होगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल का जो 10th में भी दिया है वो है जंक्शन रूल। 2 रूल है, तो लूप रूल नहीं दिया, यहाँ पर सिर्फ जंक्शन रूल दिया हुआ है। कौन सा रूल दिया है? जंक्शन रूल। ओके, तो इसमें क्या होता है जंक्शन रूल में कि जितने भी करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट में आएंगे, मान लो यहां से कुछ करंट आया, यहां से कुछ करंट आया, तो क्या आया? मान लो I1 आया, यहां से I2 आया और वो निकल गया इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में निकल गया। तो जितना करंट आएगा यहां इस पॉइंट में, जंक्शन में, उतना ही चला जाएगा। तो गया मान लो ये I3 है, इसका मतलब ये I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगा? I3 का। ओके, राइट। अगर ऐसे होता कि मान लो यहां पर आया 2, गया यहां पर 3 पार्ट में, ये गया I4 में, यहां पर गया I5 में। ओके, तो ये जंक्शन रूल में क्या होता है? जितना आया है ये 2 डायरेक्शन से आया है, एरो साइन से देखना है। तो ये I1 प्लस I2 कितने इक्वल होगा? जितना डायरेक्शन वो चले गए हैं, तो ये गया है I3 में, गया है I4 में, गया है I5 में। तो इसी को क्या बोलते हैं? किरचॉफ का जंक्शन रूल। जितना करंट आएगा उतना ही चला जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। ये कौन सा है? किरचॉफ का जंक्शन रूल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल इफेक्ट मतलब हीट इफेक्ट। इसका मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर हम लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे, ओके, लॉन्ग टाइम, तो क्या होगा? वो डिवाइस थोड़ा सा हीट हो जाता है। वो जो हीट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब बहुत टाइम तक करंट फ्लो होगा किस सर्किट में, तो
तो कुछ एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, आउटसाइड में लॉस हो जाता है। उससे क्या होता है, वो डिवाइस हीट होता है, राइट। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, हीट, जो हीट होगा वो किसके ऊपर। तो देखो आपने पढ़ा था I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Q इक्वल टू क्या हो गया, I एंड T। इसका मतलब जो ये Q है वो किसके इक्वल है, I इंटू टी का इक्वल है। ओके, दूसरा आपने इक्वेशन करा था कौन सा, पोटेंशियल। पोटेंशियल इक्वल टू क्या था, वर्क डन बाई चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो W इक्वल टू वी क्यू या फिर क्यू वी। तो जो वर्क डन होता है, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, तो ये वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी होता है। क्यू का वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो ये क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा आई टी एंड वी आ जाएगा। चलो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। ओके, अब v का वैल्यू कहां से आएगा, v का वैल्यू आप ले लो ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या था, v इक्वल टू आई आर। ओके, तो ये w इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इंटू टी इंटू आई आर। I इंटू आई क्या हो गया, I का स्क्वायर टी इंटू आर W। तो W है, मतलब जितना ज्यादा वर्क करेगा उतना ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये W किसके इक्वल है, हीट के। जितना ज्यादा वर्क करेगा उतना ही वो डिवाइस हीट होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये H इक्वल टू आई स्क्वायर टी एंड आर। तो देखो वो हीट एनर्जी डिपेंड करता है कितना करंट फ्लो होता है, कितना टाइम तक, और उसका रेजिस्टेंस कितना है। अगर जितना ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो होता रहेगा वो डिवाइस उतना ही ज्यादा हीट होगा। ओके, तो ये है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में अगर लॉन्ग टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है तो वो डिवाइस हीट होगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट करेगा। ओके, एनर्जी लॉस करेगा किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोई भी पावर डिपेंड करता है कि कोई भी काम हो वो कितना फास्ट कर सकते हैं, कम टाइम में कितना ज्यादा काम कर सकते हैं। तो जो जितना ज्यादा काम करेगा कम टाइम उसकी पावर ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर यानी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं P से। P दैट मीन्स जितना ज्यादा वर्क करेगा बहुत ही कम टाइम में उसका पावर ज्यादा होगा। वर्क ज्यादा होना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए। ओके, अब देखो वर्क के लिए अभी भी हमने देखा एक फॉर्मूला, क्या आपने क्या देखा था, ये था V इंटू आई टी। ओके, अभी देखे अपने फॉर्मूले को, इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, तो टी से टी कैंसिल, क्या आ गया V इंटू आई। मतलब अगर इलेक्ट्रिक पावर हमें कैलकुलेट करना है तो ये क्या करेंगे, पोटेंशियल इंटू करेंट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आ जाएगा कि हमारे पास टोटल पावर कितना है। उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। और पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, जो पावर का एसआई यूनिट होता है वॉट। ओके, ये होता है पावर का एसआई यूनिट।